खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम 5 का पंच आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। जम्मू कश्मीर के सियासी, सलामती और इक्तसादी मामलात पर गुफ्तगू इस प्रोग्राम में हम करते हैं। लेकिन आज आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर के लिए एक तारीखी एतबार से या सियासी एतबार से कह लीजिए काफ़ी अहमियत का हामिल 16 अक्टूबर 2024 की तारीख। आज सुबह जब हम गुफ्तगू कर रहे थे, प्रोग्राम का आगाज़ किया था, तो हमने आपको बताया था कि हिस्ट्री ऑफ द डे में आज का दिन शामिल हो जाएगा। उसकी वजूहात बहुत सारी थी। दिन भर सारी सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया। जम्मू कश्मीर को 10 बरसों की तवील मुद्दत के बाद मरकज़ का ज़ेर-इंतज़ाम इलाका ही सही, लेकिन अवामी मुंतखबा हुकूमत मिली, पॉपुलर गवर्नमेंट मिली और वज़ीर आला भी मिला। MLAs 6.5 बरसों की तवील मुद्दत के बाद मिले। सदारती राज ख़त्म होने के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत ने कामकाज हल्फ बर्दारी की तकरीब ख़त्म होते ही चंद मिनटों के बाद भी संभाल लिया। और जैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर वज़ीर आला जम्मू कश्मीर को मिला, चंद वज़रा की जानिब से, यानी कुल मिलाकर 5 वज़ीर आला समेत 6 वज़रा की जानिब से, यानी सारे काबिनी वज़रा को शामिल कर लिया जाए, तो हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक़्क़िद हुई। और उसके बाद मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में ऑफिशियली चार्ज अब से कुछ देर पहले संभालने के बाद सिविल सेक्रेटरीट से तमाम सरकारी दफातर तक सरकार ने काम शुरू कर दिया है। शुरुआत इसी खबर के साथ और उसके बाद एक एक करके मेहमानों के पास भी चलेंगे, पॉलिटिकल रिएक्शंस भी बताएंगे। वज़ीर आला के अफसरान के साथ पहली मीटिंग अब से कुछ देर पहले ख़त्म हो गई है। आइंदा की हुकूमत अमली तरतीब दी गई है सरकार की जानिब से। और ये पहला ऐसा मौका था जब एक तवील मुद्दत के बाद मौका आया हो और वज़ीर आला एक अवामी मुंतखबा हुकूमत जम्मू कश्मीर के पास जब हो, तब उन अफसरान के साथ जिम्मेदारियां तय करें, तफवीज़ करें या आइंदा की हिकमत अमली तरतीब दे, जो अब तक मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के साथ मिलकर काम करते थे। ज़्यादातर काम या जिम्मेदारियां आज भी वैसे ही करनी है, लेकिन चूंकि अब एक अलग किरदार वज़ीर आला का और वज़रा का होगा, कामकाज तकसीम होगा, तो उस हिसाब से भी काफ़ी जिम्मेदारियां रहने वाली हैं। ये बड़ी बात यह है कि मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में जो पहली वज़ीर आला की मीटिंग हुई, इसके बाद खबरें ये भी आ रही हैं कि कल काबीना का पहला इजलास भी हो सकता है। तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं और हुकूमत बनते ही उमर अब्दुल्ला काफ़ी हरकत में नजर आए। और साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि थोड़ी देर पहले वो सिविल सेक्रेटरीट पहुंचे थे, वहां से वापस निकले और आते वक्त गार्ड ऑफ ऑनर, जाते वक्त भी मुलाकातों का सिलसिला तकरीबन 35 से 40 मिनट तक चला। यूनियन टेरिटरी के पहले वज़ीर आला के तौर पर हल्फ उठाने के चंद घंटों के बाद ये पहला उनका इजलास था। गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीर आपके सामने, श्रीनगर के मनाजिर, जहां एक लंबे वक्त के बाद, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि वज़ीर आला की जानिब से यहाँ पर कोई तकरीब सरकारी तौर पर होती थी तो परचम कुशाई हुआ करती थी, या गार्ड ऑफ ऑनर किसी बड़े दिन पर या कौमी एतबार से काफ़ी अहम दिन होता था, तो तब इस तरह के मनाजिर दिखाई देते थे। लेकिन ये बीच वाला जो अरसा इस तरीके से गुजरा है, काफ़ी वक्त इस सब को लग गया है। मीटिंग ख़त्म हो चुकी है, क्या क्या चीज़ें मीटिंग में डिसाइड हुई हैं उस पर भी थोड़ी देर में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जब हुकूमत बना चुकी है, कांग्रेस की हिमायत जिस हिसाब से उन्होंने हिमायत बाहर से देने का ऐलान किया है, उसके साथ भी उस पर भी ज़रा बात करेंगे। मेहमान भी तज्ज़ियाकार और मुख्तलिफ सियासी जमातों के तर्जुमान या नुमाइंदे हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं, एक एक करके चलेंगे। मगर उससे पहले ये तस्वीरें दिलचस्प हैं। उमर अब्दुल्ला, जिनके साथ इतलात के मुताबिक प्रदीप कुमार भंडारी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वो भी यहाँ मौजूद थे। उनकी तरफ से कामकाज को काफ़ी करीब से देखा गया, संभाला जा रहा था। और जब काफिला यहाँ पर पहुंचा तो पुलिस अथॉरिटीज़ भी पहले से तमाम तैयारियां मुकम्मल करके बैठी हुई थी। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला की जानिब से जैसे ही वो वज़ीर आला बने तो 1 घंटे के अंदर पहला ट्वीट भी आया और कहा कि सड़क पर निकलने के दौरान ग्रीन कॉरिडोर कायम ना करें और ट्रैफिक रोकने से गुरेज किया जाए। माजी में हमने एक सिस्टम देखा है कि जब कभी वज़ीर आला या वज़रा निकलते थे तो लंबी कतार गाड़ियों की, चाहे उनमें एम्बुलेंस सर्विसेज हो, इमरजेंसी वाली गाड़ियाँ जा रही हों, तमाम ज़रूरी गाड़ियों को रोका भी जाता था और पहले VIPs गुजरा करते थे। तो वो सिस्टम कायम ना हो, अवाम की खिदमत करने का मौका जिस जज्बे के साथ आए वैसे ही उमर अब्दुल्ला के मुताबिक मिलना चाहिए। ये इशारा शुरुआती उन्होंने पहली पोस्ट में किया। पॉलिटिकल रिएक्शंस, जिन्होंने जिम्मेदारियां बतौर वज़रा संभाली, उनकी बात आपको सुनाएंगे, जिनमें जावेद राना, जावेद डार साहब हैं, सकीना इतू हैं और जम्मू से 3 बड़े नाम, जिनमें जावेद राना के अलावा सुरेंद्र चौधरी बतौर नायब वज़ीर आला जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली है और पोर्टफोलियो भी उनको मिल चुका है। इस तरह की इतलात हैं। 2 अहम तरीन डिपार्टमेंट्स, उस पर भी थोड़ी देर में चलेंगे। सतीश शर्मा आज़ाद उम्मीदवार, साबिक नायब वज़ीर आला को हराया और इस बार इस हुकूमत में बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है, इस पर भी बात करेंगे। पहले तमाम लोगों के पॉलिटिकल रिएक्शंस, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स और मौजूदा मिनिस्टर्स क्या कुछ कह रहे थे। फर्स्ट रिएक्शन आज के दिन के हवाले से। तबके को नुमाइंदगी मिलेगी और
और मैंने अपनी वो बात पूरी की। 3 जगह अभी खाली हैं, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता भरा जाएगा। लेकिन मैंने कहा था कि जम्मू को हम इस बात का एहसास होने नहीं देंगे कि उनकी आवाज़ इस हुकूमत में नहीं है या उनके नुमाइंदे नहीं हैं। मैंने डिप्टी सीएम बनाया ताकि जम्मू को ये लगे कि ये उतनी ही उनकी हुकूमत है जितनी बाकियों की, और आगे भी यही कोशिश रहेगी, मिल के चलेंगे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक जिम्मेवारी मुझे दी है। मैं अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब का, जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मेरी फैमिली के पास लफ्ज़ नहीं कि हम कैसे उनका शुक्रिया अदा करें। आज जम्मू और मेरी नौशहरा की कॉन्स्टिट्यूंसी जिन्होंने मुझे जिता के भेजा, उन लोगों का भी मेरे लीडर के शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उनको भी पहली दफ़ा वहाँ डिप्टी सीएम मिला है। और जम्मू सूबे को तो ये है ही है, मुबारकबाद है ही है, लेकिन उसके साथ साथ खित्ता पीर पंचाल में आज 75 साल की राजनीति में पहली दफ़ा कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिला है, और ये खित्ता पीर पंचाल के लोगों के लिए फ़ख्र की बात है। तो इसलिए मेरे पास आज की, आप अगर मुझे कहें तो मैं आज बाबू को हूँ बड़ा, क्योंकि मेरे लीडर ने मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, और काफ़ी मसले मसाइल भी हैं, क्योंकि इन 10 सालों में लोगों के काफ़ी मसले मसाइल हैं, और उनको हल करते हुए जो 10 साल का जो वैक्यूम है उसको 5 साल में पूरा करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमें अपने लीडर और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब पे पूरा भरोसा है। वो उनके डायरेक्शन पे हम चलेंगे, और जैसे वो कहेंगे वैसे करेंगे। ये एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है इस टाइम, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानियां हैं, मुश्किलें बहुत है, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो 10 बरसों की परेशानियां हैं, मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे और लोगों को इन मुश्किलात से निकालने की कोशिश। यूटी की इस चैलेंजिंग तो है, पहले हमारी रियासत हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर एक बहुत पुरानी रियासत थी, अब उसको यूटी बनाया गया है, पावर तो कम हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह नामुमकिन चीज़ नहीं है, जो हमारे हदी इख्तियार में है, जितना मुमकिन होगा, जितना पॉसिबल होगा। हमने पहले एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, उसमें बहनों के लिए जो रखा है, और ओवरऑल जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उस पर हम इंशाल्लाह काम करेंगे, ताकि इन 5 बरसों में अपनी सारी कमिटमेंट जो हमने इलेक्शन से पहले किया उसको पूरा। मैं निहायत ही ममनून हूँ कि एक टाइट पोजीशन में, जहाँ 8 लोग मंत्री बनने थे यूनियन टेरिटरी में, और जम्मू को एक बड़ी रिप्रेजेंटेशन दी है। हमें एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिले हैं और 2 कैबिनेट मिनिस्टर मिले हैं। तो ये मैं कहूँगा कि लीडरशिप की और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो तमाम रीजन्स और इलाका के ताईं जो एक कंसर्न रहता है, उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने का एक जो उनका जो मिशन है, ये बहाल करते हुए जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने इस पे काम किया है, और मैं मुबारक करूंगा कि जम्मू को एक बड़ी रिप्रेजेंटेशन दी गई है। देखिए, बीजेपी का जो मंशूर प्रोग्राम ऑफ पॉलिसी थी, उसमें आपने देखा होगा कि टोटली पीर पंजाल में उसको नकार दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। अब ये बातें करनी ही फजूल है। बीजेपी ने जो किया वो उनको महंगा पड़ा है, और बीजेपी ने शायद ये गलत नब्ज़ पे हाथ रखा था। जहाँ तक गुजर और पहाड़ी का तल्लक है, ये एक समाज है और ये कभी बटेगा नहीं। मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ और आज भी मैं ये कहता हूँ। मैं तो कहूँगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं, बड़े धोखे खाए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस भरोसे से लोगों ने एक मेजॉरिटी दी है सरकार को, तो ये उस भरोसे की लाज रखेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों की जख्मों पे मरहम। में बहुत अच्छा था, सारे तकरीबन इंडिया अलायंस के सारे लोग यहाँ पर थे और अच्छा लगा। इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। तमाम पोलराइजेशन करने के बावजूद यहाँ इंडिया अलायंस की सरकार बनी और ये इशारा देता है कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी इंशाल्लाह अच्छे। एज अ सीएम बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, और लोगों ने जो मैंडेट दिया है जम्मू कश्मीर में, उसमें वो खरे उतरेंगे और लोगों की जो उम्मीदें हैं वो भर आएंगी। हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में जो दोनों प्रोविंस हैं, जम्मू भी और कश्मीर में, दोनों बैलेंस करके चलेंगे, और 10 साल के बाद जो ये बहुत बड़ी बहुमत दोनों पार्टियों को मिली है, इसमें ये सारे खरे उतरेंगे और लोगों के डेवलपमेंट में ज़्यादा काम होगा। ये एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, हिस्सा है किसका? जमहूरियत का। तो इसे वायलेट किया गया था, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से आपने देखा कि यहाँ पर इलेक्शंस हुए और जो सरकार बनी, लोगों ने मैंडेट दिया। हम उम्मीद करते हैं बहुत से लोगों की ये इच्छा थी कि यहाँ फ्रैक्चर्ड मैंडेट आए, और यहाँ के अवाम ने आज उन पार्टियों को, उनके प्रॉक्सीज़ को, सबको मैं प्रॉक्सीज़ नहीं बताता हूँ, बहुत सारे थे कि जो चाहते थे यहाँ फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो, तो उनको जम्मू कश्मीर के अवाम ने सियासी तौर एक बड़ा थप्पड़ मारा। जैसे पूरे मुल्क में इंडिया अलायंस ने, इंडिया ब्लॉक ने मोदी जी के उस सपने को
हराया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें 400 पार चाहिए। तो अभी हम उम्मीद करते हैं, उमर साहब है, यंग है, एनर्जेटिक है, हम उम्मीद करते हैं सरकार जो है उनके नेतृत्व में लोगों के जो जायज़ तवक्कात है उन पे हर उतरने के लिए, खरे उतरने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि लोगों को एक राहत मिलेगी। हम ये हमेशा कहते हैं कि हमें सिर्फ यहाँ पर सरकार इलेक्शन तक महदूद नहीं रखना है, हमें जो हमारे पॉलिटिकल राइट्स हैं उनके लिए फ़ाइट करना है, जो हमारे जेन्युइन पॉलिटिकल इश्यूज़ है उनके लिए, जो हमारे जेन्युइन डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज़ है उनके लिए फ़ाइट करना है। और इंशाल्लाह वो सिर्फ इलेक्शन तक महदूद नहीं करना है। गांधी जी का देश है और हम सबको मिलकर संघर्ष करना चाहिए, पूरे देश भर में घूमना चाहिए, हर किसी से मिलना चाहिए, वार्ता को प्राथमिकता देनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है एक ऐसा समय आएगा कि जम्मू कश्मीर के अवाम के जो जेन्युइन संविधान के दायरे में, लोकतंत्र के दायरे में जो हमारे अधिकार है उनके लिए फ़ाइट करेंगे। तो ये इतना बड़ा अहम मुद्दा नहीं है। सरकार में आप अलायंस के साथ है, अब सरकार के अंदर आप शामिल हो जाते हैं या बाहर से एक अलायंस है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये उतना बड़ा इशू है। तो हम समझते हैं जो इंडिया अलायंस है इंशाल्लाह लोगों के तवक्कात पे जो ये सरकार बनी है जिसमें CPM, कांग्रेस, सारे और अन्य लोग जो है समर्थन करें, उम्मीद है लोगों के तवक्कात के लिए खरे उतर पाएंगे। लीडरान अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ने अपना कामकाज संभाल दिया है, रिप्रेजेंटेशन को लेकर काफ़ी बात दोनों तरफ से की जा रही है और जिनको जो मिनिस्टर्स हैं उनको जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। और अभी जानकारी ये भी है कि जावेद राणा और इसके अलावा, चूँकि मैंने शुरुआत में कहा था सुरेंद्र चौधरी जिन्हें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देने की बात कही जा रही थी, मगर इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है। जल शक्ति, एजुकेशन और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में दिया जा सकता है। और इसके अलावा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ट्राइबल अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जावेद राणा को जा सकता है। जो राजौरी पुंछ को जब आप देखते हैं, पीर पंचाल बेल्ट, तो पुंछ वाली साइड से, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से पहला नाम उनका बतौर वज़ीर आया था। ज़रा मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे, बातचीत को आगे ले जाएंगे। हमारे साथ ख़ास मेहमान इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सिप्ती मोहम्मद हसन साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिप्ती साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए, खुशामदीद। हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया जी भी हैं, तर्जुमान हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान भी थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। सिप्ती साहब, शुरुआत आपसे ज़रा करेंगे। जो हुकूमत बनने से पहले या कुछ आप कह लीजिए 2-3 हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा बहस मुबाहिसा हुआ कि जब भी हुकूमत बनेगी, जिस हिसाब का मैंडेट है, एक जगह भारतीय जनता पार्टी को, एक जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद ज़्यादा किया गया, जिस हिसाब के नंबर्स थे, शायद रीजनल इम्बैलेंस ये अब एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन सकता है। आज जब नाम आए, जिस हिसाब से आज नामों को सामने रखा गया, वजारतें दी गई, जो जिम्मेदारियां संभाली गई, फर्स्ट रिएक्शन आपका इस पर? क्या जो बैलेंस करने की कोशिश हुई उसमें कामयाब नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत हो सकी? तो राय नहीं है कि दो सूबों में, जम्मू और कश्मीर में, दो डिफरेंट टाइप के जो रिजल्ट सामने आए हैं, लेकिन बहरहाल मेजॉरिटी जिसके पास थी, हुकूमत उसी को बनानी थी। और उनकी हुकूमत बनाने के बाद जो काबीना सामने आई है, उन्होंने उस इशू को पहले ही स्ट्रोक में एड्रेस कर दिया। यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन्होंने जम्मू को दे दिया और यानी अगर 6 वजारतें हैं, 6 में से उन्होंने 3 जम्मू को दे दी हैं और जो 3 कश्मीर के लिए रखी हैं। तो उन्होंने उस जो एक पैराग्राफ यानी एक पैरामीटर्स उन्होंने सेट करके रख दिए हैं। आज की तकरीब के हवाले से मैं एक बात कहूं कि जो ये तकरीब हुई, बहैसियत में सहाफ़ी मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादातर जो सहाफ़ी है उनको इस बड़ी तकरीब से दूर रखा गया। बहरहाल वो इंतज़ामिया की मजबूरी हो सकती है, उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन अब ये आने वाला वक्त है। देखिए, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरबराही में नई हुकूमत वजूद में आई है, उन्होंने कामकाज संभाल लिया है, सेक्रेटरीट का दौरा भी किया है, लेकिन उनके लिए ये कांटू बड़ा ताज होगा। देखें, सब इख्तियारात जो है वो अब भी मरकज़ के पास हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील कर दिया गया है। एक को परमानेंट यूनियन टेरिटरी और यहाँ पर हस्बे वादा इंतखाबात अमल में लाए गए हैं। लेकिन इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा जो मसला है वो मेरे ख्याल से ये है कि रियासत का दर्जा बहाल करना और जो मैनिफेस्टो जो उन्होंने मंशूर इलेक्शन से कब लोगों के लिए रखा था उस पर अमल दरामद। उसमें बड़ी बात यह है कि 200 यूनिट फ्री बिजली,
या 12 सिलेंडर्स, यानी मुझे ये लगता है कि आने वाला वक्त इनके लिए बहुत सख्त होगा, क्योंकि इसमें मुझे ये दिख रहा है कि रस्की बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन एक हौसला अफजा बात यह है कि जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने एक ट्वीट में ये कहा है कि हम न सिर्फ इनको मुबारकबाद देते हैं, बल्कि हम क्लोजली इनके साथ रिलेशन रखेंगे और तमीर और तरक्की या जम्मू कश्मीर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम उन्हें भरपूर ताउन पेश करेंगे। ठीक है, मैं अभिजीत जी, ये जो अब तक हम नामों का वेट ही कर रहे थे और कुछ एक्सपेक्टेशंस भी थी, इस हिसाब से आज जैसे बैलेंस करने की कोशिश हुई, हालांकि आपके पार्टी के कुछ हमने देखा सीनियर लीडर्स वेलकम भी इस मूव का कर रहे थे। आप जाती तौर पर, या अगर मैं पूछूं पार्टी की नज़र में, ये फैसला किस तरीके से वाकई में जो रीजनल इम्बैलेंस को ख़त्म नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकेगी, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था, क्या उसका जवाब देने की जो कोशिश हुई भारतीय जनता पार्टी की नज़र में नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई, चीज़ें ठीक जाएंगी क्या आपकी नज़र से? देखिए, अभी तो बड़ा लंबा सफर है, इन सब चीजों को तो आने वाले समय में देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। और रही बात, अगर आप रीजनल इम्बैलेंस की बात करते हैं, रीजनल इम्बैलेंस की स्टोरी कोई नई नहीं है। सन 51-52 से लेकर आज तक हम लोगों ने देखा ही है किस हिसाब से रीजनल इम्बैलेंस की अगर आप बात करते हैं तो उस टाइम पे भी जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके अंदर भी 1.5 लाख से ज्यादा जम्मू की पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो यहाँ पर 1.5 दर्जन से ज्यादा सीटें दी गई थी। तो ये तो पुरानी बात है, इसमें हम वो नहीं करते। बाकी आने वाला समय बताएगा। खैर, आज तो नई सरकार बनी, हम मुबारकबाद पेश करते हैं इनको, और हम यही कोशिश करेंगे और यही इससे तवक्को रखेंगे कि ये दोनों हितों को उसी तरह से दोनों हितों को बराबर देखें जिस तरह से ऑनरेबल जी साहब ने यहाँ पर देखा है, और दोनों हितों का बराबर तरक्की करवाएंगे। तो हम तो यही उम्मीद रखते हैं। नई सरकार में 29 आपके विधायक हैं, पहले से ज़्यादा नंबर्स हैं, परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। क्या सरकार के बराबर या जो एक सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए अपोजिशन का रोल होता है अभिजीत जी, वो निभाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की जानिब से की जाएगी या करने की तैयारी है? क्योंकि जब स्ट्रेटजीज बनेंगी तो काफ़ी ज़्यादा उस क्षेत्र के अंदर जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश मानते हैं वहाँ पर टकराव की काफ़ी ज़्यादा स्थिति रहती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दिल्ली की तर्ज पर चल पड़ें, या फिर वाकई में दोनों तरफ से चीज़ों को बहुत संजीदगी से लिया जाएगा कि पब्लिक काम और पब्लिक ग्रीवेंसेस हमारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, किसी तरीके से टकराव या तकरार से बचा जा सके? देखिए, दिल्ली की तरफ के ऊपर आप बात करते हैं तो मुझे लगता है दिल्ली वालों को भी कोई मौका कम नहीं दिया गया, और दिल्ली वालों को जो मौका दिया उसमें भी उनको पूरा मौका था। दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार की अगर आप बात करते हैं तो वो जिस हिसाब से भ्रष्टाचार में मुलविस हो गई, और जिस हिसाब से मुझे लगता है कि हर एक चीज के अंदर, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लिकर माफिया हो, जिस हिसाब से वहां पर किए गए, और जब आप ऐसा कोई काम करते हैं तो देश का कानून बैठा है उन सब चीजों को करने के लिए, देखने के लिए सब कुछ बैठा है। तो मुझे लगता है ऐसा कंपैरिजन करना वाजिब भी नहीं है। और जहां तक रही बात, अगर आप उमर साहब की बात करते हैं तो इनको एक मौका मिला है हर एक जगह से, तो मुझे लगता है कि वैसी इसी कारवां को आगे लेकर बढ़ना चाहिए। जो अमन सुकून चैन जम्मू कश्मीर के अंदर 3 दशकों के बाद लौटा है, जो वो 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ से ज्यादा जो टूरिस्ट आए हैं, जो आज एक इंसान को कम से कम ये सुबह घर से निकलता है, शाम को सेफ अपने घर पे वापस पहुंच जाएगा। मुझे लगता है किसी चीज को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि हम वापस कहीं पर पत्थर के अंदर फिर से पहुंच जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हर एक खित्ते को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देते हुए, और दोनों जगहों के अंदर जिस तरह से पिछले 5-10 सालों में जो तरक्की हुई है, जितनी जम्मू में हुई उतनी कश्मीर में हुई। अगर एम जम्मू में आया तो कश्मीर में भी आया। IIM मैं उसी को लेकर पूछ रहा था अभिजीत जी कि कहीं ऐसा तो नहीं, आप ठीक है ये बता रहे हैं, और हमने देखा बहुत सारी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई, लेकिन इस चीज़ को मेंटेन कैसे किया जाए? एक सीनियर आर्मी ऑफिसर ने जिम्मेदारी संभालने के बाद कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, चीज़ें स्टेट के यूनियन टेरिटरी के फेवर में जाएं। हमने तो काम किया है, लेकिन ऐसा है कि इसको मेंटेन रखना उससे भी बड़ा चैलेंज है। वही मैं इसलिए मैं पूछ रहा था, दिल्ली की मैंने एग्जांपल इसलिए दी थी कि हमने इन 3-4 सालों में ज़्यादा बार टकराव देखा, काम की मिलकर काम हो ये बहुत कम देखा हमने दिल्ली के अंदर भी। देखिए, जिस हिसाब से आपके सामने ही अगर आप दिल्ली की बात करते हैं तो आपको याद होगा उनके वो जैन जो MLA हुआ करते थे, तो आते ही उन्होंने जो किया उसके बाद देश के कानून में बैठा उनको वो साफ किया, और उसके बाद दूसरी तरफ में भी जो भ्रष्टाचार का सिस्टम वहां पर रहा, उसके चलते ही वहां पर सब कुछ हुआ है। अगर वो भी अपनी अच्छी नेक नीति से काम करते रहते तो अच्छी बात है। हमें तो पूरे देश को चलाना है, कोई एक खित्ते की बात तो होती नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अपना पूरा हिस्सा जो है हिंदुस्तान का वो एक है, और सभी हिस्सों के बराबर तरक्की हो तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ पाएगा। इसके अंदर ये तो कोई भी चीज नहीं है। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि फिर से वापस
वो दौर नहीं आना चाहिए जहां पर जहां से दौर ठीक किया गया, जहां से सब कुछ ठीक किया गया, तो वहां तक वापस नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, बाकी इस सवाल आज का नई जवाब सरकार जरा बनती है तो नेशनल हम तो कॉन्फ्रेंस से ले लेते हैं। यही इफ्रा कहेंगे। जान भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच। तर्जुमान है नेशनल कॉन्फ्रेंस की इफ्रा, सरकार का आप हिस्सा हैं, ऑफिशियली सरकार ने जिम्मेदारी संभाल ली है, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। यहाँ से आगे जो जिसके लिए हमने देखा पिछले 2-3 महीनों के दौरान चैलेंज तो आज करार दिया जा रहा, लेकिन जिस हिसाब से वादे किए गए मैनिफेस्टो हमने देखा कि जब सामने आया तो काफ़ी सवालात उठे कि वादे माजी में भी होते रहे लेकिन वो सिर्फ यादें माजी रह गई। कहीं ऐसी सूरत हाल ना बने। मैं अगर पूछूं प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट की, क्या वाकई में वो चीज़ें रहेंगी जो सबसे पहले 12 नुक्ते या 12 पॉइंट्स मेंशन किए गए आपके इंतखाबी मंशूर में? जी, पहली बात तो आपने रीजनल इम्बैलेंस की बात की। पहली बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है जिनके कैबिनेट में कोई मुसलमान मिनिस्टर नहीं होगा, जो किसी मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं, जो साफ साफ तौर पे कहते हैं कि हम सिर्फ एक तबके हम सिर्फ एक तबके के चीफ मिनिस्टर है। इनके हिमंता कुमार बिस्वास जो है असम के चीफ मिनिस्टर हो के कहते हैं मैं एक ही तबके का चीफ मिनिस्टर हूँ। ये बीजेपी की सरकार नहीं है जो एक तबके की, एक मजहब की, एक फिरके की, एक ग्रुप की चीफ मिनिस्टर है। आज हम लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रूफ करके दिया कि ये वो सरकार है जो एक कश्मीरी की, एक डोगरा की, एक गुज्जर की, एक औरत की, एक मर्द की, एक कश्मीरी की सरकार इक्वली होगी। इस सरकार में हर किसी को एक इक्वल वॉइस दिया जाएगा और उन लोगों की सरकार भी होगी जिन्होंने हमारे लिए वोट किया भी नहीं। आज हमारे पास जम्मू और कश्मीर में एक कश्मीरी चीफ मिनिस्टर है। आज हमारे पास एक जम्मू से डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। आज हमारे पास अपने लोग चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं। मुझे ये बताइए कि जब बीजेपी की सरकार पिछले 6 साल से थी, जब पूरी सत्ता इनके हाथ में थी, ना इन्होंने कभी एलजी जम्मू से लाया ना कश्मीर से लाया। जो बड़े बड़े अफसर ये लाते थे, ना तो जम्मू से कोई होता था ना तो कश्मीर से कोई होता था। बड़े बड़े अफसर मैं आ रहा हूं। लाया जाता था। सुनिए मैंने इनकी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बड़े बड़े अफसर जो बैठते थे वो बाहर से आते थे, जम्मू से कोई नहीं होता था, कश्मीर से कोई नहीं होता था। हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थी बीजेपी की सरकार में जो 6 साल इनकी सरकार बनी। एलजी मनोज सिन्हा ऑनरेबल है लेकिन कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं। क्या जम्मू या कश्मीर से कोई एलजी नहीं मिल सकता था इनको? क्या जम्मू या कश्मीर से एलजी नहीं, मैंने कुछ और सवाल पूछा था, आप फिर उसी बात में उलझा रही हैं। यहाँ आज सरकार नहीं बनी है, जो आपने कहा था मैनिफेस्टो के जरिए हमारी प्रायोरिटीज हैं, क्या उस पर काम होगा या नहीं? सवाल के जवाब पे आइए। ये भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है कि ये जुमला मैनिफेस्टो नहीं है कि जुमला बोला जाएगा। जो हमारा मैनिफेस्टो है उसके हर पॉइंट पे काम होगा। आज पहली बार चीफ मिनिस्टर इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मैं अभिजीत जी एक छोटा सा जवाब, फिर मैं सिप्ती जी के पास जाऊंगा। देखना शुरू हो गए जैसे ये पहले देखते थे। खैर दूसरी आंख हमें खोलना अच्छी ढंग से आती है। बात वो नहीं आती जो ये कहते हैं डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो बोलते हैं फिर से कश्मीरी चीफ मिनिस्टर मिल गए। तो 13 मिला के 14 हो गए, 14 के 14 कश्मीरी ही हैं। हमें अच्छी तरह से पता है इसको, आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों को। और रही बात होती है कि अगर आप बात करेंगे दोनों हितों की बात करें, फिर दोनों हितों की बात आप बराबर कीजिए। इस तरह की बात करने के अंदर बात मुझे लगता है कि आप ही ने ये शुरुआत की है हर एक चीज की, और आज ये आपकी बातों से पता चल रहा है कि आने वाला समय कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। तो ये जब इस तरह की बातें आप लोगों के बीच में लेकर आते हैं, हम यही चाहेंगे कि सबका साथ सबका विकास के इस फार्मूले को आगे लेकर चलें और इसी के साथ आगे जम्मू कश्मीर जो है ठीक है करें। सिप्ते हसन साहब, अब जब गवर्नमेंट बन गई है तो कांग्रेस लीडर मेरे साथ ज्वाइन अभी कर नहीं रहे हैं, जब करेंगे तो मैं जरूर उनसे पूछूंगा, लेकिन आपका जरा नुक्ता नजर इस पर भी हो जाए कि कांग्रेस की जानिब से इतना बड़ा फैसला लेना, गवर्नमेंट बनने से चंद घंटे पहले ये बताना कि साइड से वो सपोर्ट करेंगे। कुछ लोगों का ख्याल यह है कि उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी की टैक्टिक्स हैं कांग्रेस को दूर रखने की, कुछ इसको दूसरे अंदाज से देखते हैं। तारिक हमीद कर्रा साहब कह रहे हैं कि स्टेटहुड हमारी प्रायोरिटी है, पहले वो काम मुकम्मल करेंगे जो वादा किया आवाम के साथ, जिस पर वोट लिए, इसलिए सरकार में बैठना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जरा इस पर आपका एक पॉइंट हो जाए। देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस का हिस्सा है और आज आपने ये देखा कि जो हलफबरदारी की तकरीब थी उसमें तकरीबन दर्जनों इंडिया अलायंस के नुमाइंदे और सरबराह शामिल हुए। ठीक है जी। जहाँ तक कांग्रेस का ये ताल्लुक है उनके इस फैसले का,
तो मेरी इतलात के मुताबिक ये फैसला इंडिया अलायंस में बैठ के लोगों ने लिया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई इख्तिलाफ नहीं है, और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जी उनके पास जो मेजॉरिटी दरकार है असेंबली में वो बराबर है, लेकिन वो अपने इत्तेहादियों के साथ चलना चाहेंगे, चाहे वो आप हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी का एक ही नुमाइंदा है, आम आदमी पार्टी का एक ही नुमाइंदा है, लेकिन उन्होंने सबों को अपने साथ चलाना है। लेकिन अब ये जो फैसला है वो बिल्कुल इत्तेफाक राय से फैसला हुआ है। उसकी तस्दीक आपको राहुल गांधी के गेस्चर से साबित हुई है, अखिलेश के आने से साबित हुई है। इंडिया अलायंस में इस हवाले से गुफ्तगू हुई होगी जो इतलात हैं, और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। जो स्टेटहुड की प्रायोरिटी की बात आपने कांग्रेस सदर की है, जम्मू कश्मीर में जो नई सरकार बननी है उसकी भी प्रायोरिटी यही होगी, क्योंकि वज़ीर आज़म हिंद ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये वादा किया है कि इलेक्शन के फौरन बाद जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा। अब ये अगर ये यानी स्मूथली जम्मू कश्मीर में कार्यकाल को या सरकार को चलाना चाहेंगे तो इनकी कॉर्डियल रिलेशन जम्मू कश्मीर के मफाद में है। अगर इनमें टसल पैदा होती है आने वाले वक्त में, वो न जम्मू कश्मीर के मफाद में है और ना ही नई दिल्ली के मफाद में है। ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ तक उमर अब्दुल्ला साहब ने या वज़ीर आज़म हिंद ने जो बातें की है सरकार बनने से कबल या सरकार बनने के बाद, उन वादों पे अमल दरामद हो और उन वादों पे दोनों कारबंद रहें, तो यही तमाम लोगों के मफाद में। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी ऐड ऑन कर दीजिएगा। कल को जाकर जब हम ऐवान में जाएंगे तो ये भी देखेंगे कि हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना वादा पूरा करने के लिए जो कह रहे हैं पुरअज़्म है, कोई रेजोल्यूशन आता है 370 को लेकर जिस पर वो वादा कर चुके हैं मैनिफेस्टो में भी, पहले ही जाते करारदाद मंजूर होगी। अगर ऐसा होता है तो 370 को लेकर कांग्रेस ने अब तक ज़्यादा लबकुशाई इस पर नहीं की है, ना ही मरकज़ी क़यादत ने, ना यहाँ के लीडरान ने ज़्यादा इस पर बात की है खुलकर। तो क्या ये थोड़ा सा मुश्किल, और कहीं ये जो टसल वाली आप बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि दो पार्टियों में भी फिर इख्तलाफात पैदा होने का खदशा जो जाहिर किया जा रहा है, पॉसिबिलिटीज़ हैं ऐसी? सियासी मामलात को सियासी पार्टियां सियासी नुक्ते नज़र से देखती हैं जी। भाजपा का बरसर इक़्तिदार आना और जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा ख़त्म करना, ये उनकी पार्टी मफाद में था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सियासी जमात है, मुझे ये दिख रहा है कि वो अपनी सियासी जमात की साख को बरकरार रखने और उसके मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए कई इक़दाम कर सकती है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि वो जल्दबाजी से कोई काम लेंगे। उनकी मेरे ख्याल से पहले ये कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर से जो गया है, यानी जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्पावर किया जाए। ये मेरी ज़ाती राय भी हो सकती है, लेकिन अभी कुछ ही घंटे हुए हैं नई सरकार को वजूद में आने के बाद, ये आने वाले वक्त ही बता देगा। इफ्रा जान, ये उमर अब्दुल्ला साहब और बाकी तमाम लीडर कह रहे थे गुड गवर्नेंस, इस पर हमने काम करना है, ये सिर्फ एक शब्द एक लफ्ज़ नहीं होना चाहिए, इस पर काम हो। और जब थोड़ी देर पहले उमर साहब ने एक पोस्ट की, कहा कि कोई सायरन वगैरह ना बजें, मैं भी बिल्कुल आम लोगों की तरह चलूँगा, मिनिस्टर्स को भी उनने मशवरा दिया, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनकी दूरअंदेशी को जाहिर करता है। क्या इन्हीं इश्यूज़ को या गुड गवर्नेंस वाले मामले पर ज़्यादा संजीदा नजर आएंगे, या हम ये जो रेजोल्यूशन वाली बात की जा रही है, कल को अगर असेंबली सेशन बुलाया जाता है, मुमकिन है कि वहाँ पर भी सबसे पहले या प्रायोरिटी पे आप इन मामलात पर डिस्कस करें और चीज़ें सामने लाएं, क्योंकि जो वादे किए गए हैं उनमें चंद बातें ऐसे हैं जो बहुत बड़े वादे हैं। शायद कई लोग ये कहते हैं कि हुकूमत के दायरा अख्तियार से बाहर है। इफ्रा, चलिए इफ्रा से दोबारा रब्ता करेंगे। अभिजीत जी, एक मजबूत अपोजिशन होने का मतलब ये समझ में आता है कि चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, एक राज्य हो, दोनों जगहों पर सिस्टम बहुत अच्छे से चले। अगर कल को नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कई एक चीज़ों पर आपसे सपोर्ट मांगी जाती है, जिनमें पर्टिकुलरली जम्मू एरियाज़ के अंदर, कश्मीर में, दोनों जगहों पर ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं पार्टी की तरफ से, कुछ चीज़ों पर आप पहले से क्लियर हैं, हमें समझ में आता है। क्या पूरी तरीके से पार्टी विद इन डोमेन या जो पार्टी लीडरशिप है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, जिस तरीके से आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिला तो बहुत सारे लोगों ने स्वागत किया, इस तरह के फैसले हों? आप कह रहे हैं कि प्रायोरिटीज़ जम्मू की भी हैं और होनी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी जितनी सरकार पर है शायद एज एन अपोजिशन आप पर भी है, जिस हिसाब के नंबर्स हैं प्रेशर होगा। अभिजीत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए सिप्ती जी, एक फाइनल कमेंट आपसे। वज़ीर आज़म की तरफ से
एक दो ट्वीट्स भी आए जिस दिन उमर साहब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में रिजल्ट्स गए 40 से 42 सीटें गई और आज भी उनने मुबारकबाद भी दी और साथ साथ जिसका आपने तज़किरा भी किया कि उनने कहा कि तालमेल के साथ हम आहंगी के साथ कामकाज को आगे बढ़ाया जाए। क्या ये इस बात की तरफ इशारा है कि मरकज़ का जो जम्मू कश्मीर के तई रवैया था जिस पर मकामी या इलाकाई सियासी जमातें काफ़ी तनकीद का निशाना बनाती रही मरकज़ को, थोड़ी सी रवैये में नरमी या तब्दीली देखने को मिल रही है? देखें, अब वज़ीर आज़म जो हैं वो सियासी मामलात से ऊपर आके ही उन्होंने बात की है जी। और मेरा ये मानना है कि वो सभी मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, तो उनकी तरफ से जो ट्वीट आया है उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खैर मकदम किया है। मैंने कहा कि सियासी मफादात हर एक जमात के होते हैं और हर एक जमात अपनी सियासी अहदाफ को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जैसा कि भाजपा ने अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। वो ही नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर के मफादात की बात है, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जहां उसे गुड गवर्नेंस की जरूरत है वहां पर उसे अपनी जमात की साख को बचाना भी बहुत ही अहम है। तो वो इन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेगी। यानी इलेक्शन से कबल वज़ीर आज़म जिन भी जलसों में गए उन्होंने यानी परिवारवाद यानी बहुत सारी बातें की, लेकिन अब वो उसको छोड़ के उन्होंने कहा कि जो नई सरकार वजूद में आई है उसके साथ तालमेल होगा। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि जम्मू कश्मीर किस तरफ जा सकता है। सिफ्ती मोहम्मद हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए और कीमती आरा पेश करने के लिए। तज्जिया आपने पेश किया। इफ्रा जान, अभिजीत जसरोटिया, तकनीकी खराबी की वजह से ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकी, कांग्रेस के भी हमारे साथ नुमाइंदे ज्वाइन नहीं कर सकते। बहरहाल अभिजीत जी का और इफ्रा जी के आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में ज़रा बात जब जम्मू कश्मीर की नई हुकूमत या सियासी मामलात पर हो रही है, सज्जाद गनी लोन जिन्होंने अब से कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह भी हैं और साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीसी के खाते में एक ही सीट पूरे कश्मीर प्रोविंस से गई है। श्रीनगर में थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हंदवारा से कामयाब होने के बाद ये पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी। सज्जाद गनी लोन को ज़रा सुनिएगा, अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। आज इट वाज अ मोमेंटस डे फॉर द पीपल ऑफ जे.एंड.के कि शायद 6 साल के बाद एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो है उसको हल्फ लाया गया, तो हमें बहुत खुशी है और हम मुबारकबाद देते हैं नई सरकार को जो बनी है। हमारी जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनको साइड में रख के ये इस वक्त पूरे कौम के लिए खुशी का मुकाम है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है। हालांकि जब पिछली असेंबली को डिसॉल्व किया गया तब हमारी असेंबली हिंदुस्तान की सबसे एम्पावर्ड और पावरफुल थी और अनफॉर्चुनेटली आज जब हम जा रहे हैं ये परहैप्स वन ऑफ द वीकेस्ट असेंबलीज है पूरे हिंदुस्तान में। पावर्स कर्टेल किए गए हैं, डिसएम्पावरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो जहां मुबारकबादी अपनी जगह है, लेकिन ये भी है कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। हम मानते हैं कि आज का ये जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी या जो पहला सेशन होगा असेंबली का, वो हिस्ट्री का हिस्सा होगा। इट विल बी अ पीस ऑफ हिस्ट्री। ये पहली असेंबली होगी जो 5 अगस्त 2019 के बाद चुनी गई है। अब हम पर है जो इस असेंबली में आए हैं, बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जिनके पास मेजॉरिटी है, कि हमारी जो पहले दिन की कारकर्दगी होगी वो डिफाइन करेगी कि क्या 5 अगस्त 2019 was it in accordance with the will of the people of J&K or was it against the will of the people of J&K? History will record. इसलिए मैं हाथ जोड़कर जो मेजॉरिटी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस उनसे अपील करता हूं कि जैसे उन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया था वो एक रेजोल्यूशन लाएं उस दिन, जिसमें वो कंडेम करें कि 370 को जो हटाया गया उसको कंडेम करें, 35A को जो हटाया गया, और जो इलीगल रेलिगेशन है, ये तो तीनों चीजें इलीगल थी फ्रॉम स्टेटहुड टू यूटी, उसको कंडेम करें और बोलें कि ये जम्मू कश्मीर की लोगों के विल के खिलाफ, ये उस रेजोल्यूशन में आए पूरा। और जो हमसे चीजें ली गई हैं 5 अगस्त 2000 वो राइटफुली जो हमारी है हमें वापस दी जाए, और कंडेम करें सिक्योरिटी मेजर्स उस दिन के, जो पॉलिटिकल क्लास को अरेस्ट किया गया, जो एक होस्टाइल एनिमी की तरह हमें ट्रीट किया गया, लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया, टेलीफोन लाइनें काटी गई, मोबाइल फोन बंद किए गए फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बल्कि नेट तो शायद महीनों भर वापस लाया नहीं गया था। इन सब को एक कोहेसिव, होलिस्टिकली इंक्लूसिव एक रेजोल्यूशन बने और हम
ये अलग बात है कि हमारे पास एक ही वोट है, वो एक वोट हम उनके जो है वहां वी ऑफर इट टू देम, हम उनके हक में इस रेजोल्यूशन के हक में देंगे। मगर ये भी एक हकीकत है डेमोक्रेसी में कि जितने हमें वोट आए हैं, जब हम उसके लिए वोट देते हैं तो वो सारा जो सपोर्ट उसको हो जाता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। और मैं ये बता दूं कि अगर हम ये नहीं करते हैं, देन इट इज टैंटामाउंट टू बिट्रेयल ऑफ द पीपल ऑफ जे-एंड-के। इलेक्शन में कश्मीर में इलेक्शन में सिर्फ एक ही बात ढूंढती थी 370 370 370, लेकिन जब से रिजल्ट आया 370 सुनने में कम आ रहा है। हालांकि मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा हूं, हम पर यह इल्जाम था कि अगर वो नहीं आते हैं और बीजेपी आती है, वो रेजोल्यूशन पास करेंगे 370 को एंडोर्स करने के लिए रिमूवल को, और ये जो है हम सो कॉल्ड ए टीम बी टीम उसको सपोर्ट करेगी। ऐसा कभी नहीं था, मेरी गर्दन कटती, मैं कभी ऐसा नहीं करता, हम कभी ऐसा नहीं करते। लेकिन आज ये प्लीज ये रेजोल्यूशन लाई है, अब हम लाते, हम प्राइवेट रेजोल्यूशन बिल लाते, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है। अगर वो फेल हो गया तो हिस्ट्री रिकॉर्ड करेगी कि एक रेजोल्यूशन आया था, वो फेल हुआ, और 5 अगस्त जो है वो इन अकॉर्डेंस विद द विल ऑफ द पीपल ऑफ जे-एंड-के। दिस इज अ मैटर ऑफ हिस्ट्री। वी कैन नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस अलाउ कि रेजोल्यूशन के बगैर हम असेंबली को आगे चलने दें। अगर उनकी कोई कंपल्शन है वो बालातर रखें, लेट इट बी कि सब वोट ऑफ कॉन्शियंस करें, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नंबर्स इनके पास हैं, हम भी सपोर्ट करेंगे, मुझे लगता है और भी लोग सपोर्ट करेंगे कि हम पूरी दुनिया को एक मैसेज दें। ये एक मैसेज होता है और कुछ नहीं होता। देखिए मैं आपको बात बताऊं, नमाजी का काम होता है नमाज पढ़ना, वो कबूल हो ना हो वो अल्लाह की रजा। हमने रेजोल्यूशन पास करना, बाकी कोई हमें दे या ना दे वो उनका मामला है। लेकिन हिस्ट्री रिकॉर्ड करेगी कि 5 अगस्त लीगल नहीं था। जो पहली असेंबली थी, पहले ही दिन उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। हिस्ट्री ये नहीं रिकॉर्ड करेगी कि आज कौन से मेहमान दिल्ली से आए। हिस्ट्री को उनका नाम भी पता नहीं होगा। हिस्ट्री आज की डेट में सिर्फ एक चीज रिकॉर्ड करेगी कि जिस दिन पहला सेशन हुआ उस दिन क्या 370 पर बात हुई या नहीं। बिलखसूस मैं बोलूं कि सारा इलेक्शन जो लड़ा गया है वो 370 पर लड़ा गया है। ये जो सीटें इतनी आई हैं, मुझे लगता है एक हैवी चंक जो है 370 की वजह से आया। वो कन्विंस कर पाए लोगों को कि 370 की प्रोटेक्शन या इसको वापस लाना उनके हाथ में ज्यादा है, और लोगों ने उनको वोट दिया। नाउ इट इज टाइम टू एक्चुअली इंप्लीमेंट व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड। और देखिए, जब इन इमोशनल इश्यूज पर हम बैक ट्रैक करते हैं, उसमें क्या होता है, फिर ग्रीवेंस होती है, ग्रीवेंस के बाद वो डीपन हो जाती है, फिर ये वायलेंस की तरफ चला जाता है, फिर मासूम लोग कब्रिस्तानों में दफन होते हैं। ऑन इमोशनल इश्यूज लेट अस नॉट प्ले पॉलिटिक्स, लेट अस ऑल कलेक्टिवली से दैट इट वाज रॉन्ग। बाकी कोई दे ना दे। और एक और चीज आपको बता दूं, मैं ये नहीं समझता कि पार्लियामेंट कभी हमें देगी। मुझे अदलिया में भरोसा है। अभी अदलिया के सारे दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। हर मुल्क के हिस्ट्री में एक मौका आता है कि इनकलाबी अदलिया जो है, इनकलाबी जुडिशरी आ जाती है, तब इस रेजोल्यूशन का बहुत फायदा होगा। ये याद रखना, ये मेरी बातें हैं, ये याद रखना। अगर कभी इनकलाबी अदलिया आई हिंदुस्तान में जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, they will refer to this resolution if we pass it today. If we don't, then we are doomed for all times to come, and it will be the biggest betrayal of the people of J&K in the region. कोई पॉलिटिक्स नहीं है, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट। ये रेजोल्यूशन लाइए 370 पर।